नहीं, हम आपको और नहीं करने देंगे, आप थक गए होंगे, ऐसा हुआ? नीजू मैम मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी, पर जब मैं ऑप्शन में क्लिक करने जा रही थी तो वो खुद ही स्टॉप हो गया। सबमिट हो गया था? यो मैम। आपने बताया पीए को ग्रुप में? यो मैम। किनको बताया? मैम कोमल मैम। बता दिया ना? यो मैम। ठीक है, तो कर नहीं पाई पेपर पे? नो मैम, जो हुआ था वही फिर सबमिट हो गया था। ये तो गलत हुआ। बाकी बच्चों का कैसा रहा पेपर? बेटा टफ, मीडियम, इजी, कौन सी कैटेगरी में था? टफ था। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब इसका टेस्ट पेपर डिस्कशन में मजा आएगा, है ना? टफ था तो फिर मजेदार चीज होगी। चलो, अब तो हो गया, अब परेशान ना हो। अगला चैप्टर कौन सा होगा पता है? इवोल्यूशन, यस। सो मेरा ओपन बोर्ड नहीं चल रहा है, तो मुझे प्रेजेंटेशन से पढ़ाना है। अब तुम्हें पता है कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ, तो मेरे को आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसके साथ ऑपरेट करने में, ठीक है? तो मैं ऐसे ऑपरेट ना सही से कर पाऊँ तो हंसना नहीं है, ओके? यो मैम। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है? तो मैं इसको लिखूंगी फूड प्रोडक्शन, क्योंकि मैं पिछले क्लास में ट्राई कर चुकी हूँ और एक जगह लिखा नहीं जाता ये, तो मैं इसको फूड प्रोडक्शन लिख रही हूँ। तो फूड प्रोडक्शन के चैप्टर से क्वेश्चन कितने आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक पेपर में जनरली एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा आएगा नहीं, राइट? तो कुछ बहुत बेसिक पार्ट है जो मैं तुम्हें थ्योरी करा रही हूँ। तो अगर एक ही क्वेश्चन आता तो मैं इतनी थ्योरी क्यों करा रही हूँ? द रीजन बीइंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए लेकिन कंबाइन होके आ सकता है। तो इसलिए छोटा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी से पढ़ हो जाएगा। तो मैं तुमको एक बार बढ़ा देती हूँ ताकि तुम इजीली उसको गो थ्रू करो, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें, लर्निंग का पार्ट है। तो जहां से क्वेश्चन आया हुआ है वो तो मैं कराऊंगी, बाकी जो थ्योरेटिकल मैं तुम्हें करवा रही हूँ उसको एक बार जरा सोच के देखना, ताकि अगर कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे हो जाएगा, राइट? क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, तो पीवाईक्यू में ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर मेरे को लगता है थ्योरी से क्वेश्चन ड्राइव हो सकते हैं, ठीक है? तो कीपिंग दैट इन माइंड, जहां पे मैं बोलूंगी बस वहां पे उसको लर्न करना है। तो आपका मेन टारगेट इस चैप्टर में है लर्न करना पड़ेगा कुछ एग्जाम्पल्स को, ठीक है? यो मैम। तो आप करेंगे आज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? आपने देखा है कि एनिमल्स को पाला जाता है, जैसे गाय भैंसों को घर में पालते हैं, यो मैम। यस मैम। उनको डक को घर में पालते हैं, है ना? उनको पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, खाना देते हैं उन्हें, और फिर उनसे प्रोडक्ट लेते हैं। काउ से क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? मिल्क। मिल्क। एक चिकन से क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? एग। एग। एक बुल से क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? अब तो खेतों में ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया, ट्रैक्टर वगैरह आ गया, लेकिन तो बुल खेतों को जोतने का काम आता था क्योंकि वो स्ट्रांग है। और बुल से हमें सीमन मिलता है जो फीमेल यूज करके फाइनली बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, तो पॉपुलेशन तो उसकी वजह से भी बढ़ती है ना, राइट? तो आपको यो ऐसे ही मैम। सोचना है कि आप खेतों में हो और उसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है? देखो, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव इतना है कि हमें एनिमल हस्बेंड्री को समझना है। ये धीरे धीरे खत्म होगा, तो 3 दिनों का लेक्चर है ये, 3 से दिन ज्यादा हम लगाएंगे नहीं इसमें। प्लांट वाले पार्ट में आपको एग्जाम्पल से याद करने हैं, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, और एक बार एनिमल का समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है? सो थोड़ा सा आज बेसिक बनाएंगे इसका, और अगले 2 दिनों में और ज्यादा लर्निंग करेंगे, ओके जी? तो हमारे आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही करनी है। अब रिवीजन में यार, ओपन बोर्ड में तो क्वेश्चन थे, इसमें ना शो नहीं हो रहे क्वेश्चन, तो मैं तुमसे ऐसे ही पूछ लेती हूँ। तो रेस कर लो हैंड, कि मुझे कोई बस इतना बता दो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन से बैक्टीरिया से निकाली गई थी? हाँ बेटा नेहा। पेनिसिलिन। बेटे पेनिसिलियम बैक्टीरिया है। किससे निकाली थी फर्स्ट एंटीबायोटिक? किससे निकाली थी? फंगस, यस। किसने बोला ये? सूर्यांश। सूर्यांश, शाबाश सूर्यांश। तो फर्स्ट जो निकली थी एंटीबायोटिक दैट वाज फंगस, है ना? हमारे से ध्यान नहीं जाता, पर इसका ध्यान रखना ऐसी चीजों का, राइट? तो पेनिसिलियम नोटेटम से हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक निकाली थी। तो आजकल हम किससे निकालते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सूर्यांश? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आजकल कौन से फंगस से निकालते हैं? जब रोने लगी है क्योंकि हम बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं।
हाँ बोलो, बोलो सेजन। क्राइसोगेनम। पेनिसिलिन, ट्राइसोजेनिक, ट्राई से याद करा था ना। यस, शाबाश। और बेटा पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक निकली है वो होती किसके खिलाफ है? रेज योर हैंड। बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ होती है, इट इज एन एंटीबैक्टीरियल ओनली। तो अभी से कंजक्टिवाइटिस हुआ है ना नेहा को, तो हम उसको पेनिसिलिन दे सकते हैं, वर्क करेगी? मैम नहीं, क्योंकि इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, राइट। थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चे बढ़ के आए हैं। चलो डेटा से स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस लाइन का मतलब क्या है? हेडिंग है ना चैप्टर की, चैप्टर नंबर कौन सा है बताओ? 9। चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 हेडिंग का मतलब क्या है बेटा? स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मीनिंग क्या है? देखो अगर समझोगे ना तो इजी हो जाएगा आगे का पार्ट भी। सोचो, बोल बोल बोल। हाँ, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटेजी अपनाए जाते हैं। हाँ, फूड प्रोडक्शन हम पूरी दुनिया में उभारना चाहते हैं और ज्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो जो तरीका आजमा रहे हैं उसको स्ट्रेटेजीज कहते हैं। अच्छा एक बात बता, फूड का प्रोडक्शन हम इंक्रीज क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना? ताकि हम अपनी नीड्स को ही कर सकें। हाँ, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो उसको फीड करने के लिए खाना चाहिए ना, तो हम और टेक्निक्स ला रहे हैं ताकि और ज्यादा खाना मिले। जब मैं खाना कह रही हूँ तो खाने में क्या क्या चीजें आएंगी? चाइनीज मत बोल देना, खाने में चीजें क्या क्या आएंगी बेसिक? वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। वेजिटेबल हो गए, मिल्क हो गई, हाँ गुड, राइस हो गया, है ना, नॉन वेज हो गए जैसे एग हो गए, चिकन हो सीरियल्स। गया, सीरियल्स हो गए, है ना, क्रॉप्स आ गए सारे, राइट। तो हम हनी भी आता है, न्यूट्रिशियस सोर्स है। तो ये जो सब चीजें है ना, इनकी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे मैनेज किया जाता है, उसके बारे में चैप्टर में बात करती है, ठीक है। तो एक सेगमेंट सिर्फ प्लांट्स की बात करता है कि कैसे क्रॉप की प्रोडक्शन, जैसे अच्छे चावल, ज्यादा किफायती चावल, बासमती इतने टाइप के आते हैं, तो कैसे चावलों की प्रोडक्शन को बढ़िया किया जा सकता है। और एक पार्ट में वो बात करता है एनिमल्स को कैसे बढ़िया किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे दूध चाहिए तो मुझे कैसी काऊ चाहिए जिसको बीमारियां हो, या ऐसी काऊ चाहिए जिसे बीमारियां ना हो? जिससे बीमारियां ना हो। हाँ, है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री वाले पार्ट में हम यही पढ़ेंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं हम उसको रेयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, फिर उनसे प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम उन्हीं सारी टेक्निक्स के बारे में और एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जहां से आ सकता है वो ये डेटा है कि पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे जो लाइफ स्टॉक्स है, लाइफ स्टॉक का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जिन एनिमल्स को आप अपने घरों में पाल लेते हो ना फॉर द पर्पस ऑफ रिसोर्सेज। देखो आप डॉग भी अपने घर में पालते हो लेकिन ऐसे ही पाल लेते हो, कैट को भी ऐसे पाला जाता है, उसका कुछ हम उससे कुछ कंज्यूम तो करते नहीं है, राइट। सो जिस एनिमल को आप पाल रहे हो उससे आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है, उसको हम कहेंगे लाइफ स्टॉक। सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, हम उनको कहते हैं लाइफ स्टॉक। अब दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक किन दो कंट्रीज के पास है? चाइना एंड इंडिया। कितना है? पूरे दुनिया का 70% ही अकेला लेके बैठे हैं, समझ रहे हो? पूरी दुनिया का 70% सिर्फ इनके पास है। तो इसका मतलब ये प्रोड्यूस भी ज्यादा करते होंगे ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध इंडिया और चाइना से आना चाहिए, लेकिन इनकी ग्लोबल यील्ड है सिर्फ 25%। यानी कि इनके पास इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इतने सारे कैटल्स हैं, लेकिन मिल्क की प्रोडक्शन बहुत कम है। ये इतने सारे इनके पास चिकन्स है लेकिन एग की प्रोडक्शन बहुत कम है, राइट। तो 70% पॉपुलेशन इनके पास है लेकिन स्टिल ग्लोबल यील्ड इनकी सिर्फ 25% है। तो इसलिए ऐसी स्ट्रेटेजीज की जरूरत है ताकि इनकी यील्ड बढ़ पाए। समझ आया? क्वेश्चन कहां से आएगा? इसके ऊपर, ये स्टेटमेंट बेस्ड पे आएंगे। देखो कोई तुमसे ऐसा पूछेगा कि चाइना और इंडिया का मिलाकर कितना लाइफ स्टॉक है, तो तुमसे स्टेटमेंट पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट। इस वजह से मुझे ये कराना पड़ रहा है क्योंकि आजकल नीट में पेपर ऐसे आता है, कोई भी बोल दे कि स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट छोड़ के चले जाओ, एक क्वेश्चन ही तो उससे आना है, पर दे दो अंडरस्टैंड कि ये इकोलॉजी से मिला के तुमको पॉपुलेशन इकोलॉजी में डाल देंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, लिख लिया आपने? आगे ये अब ये वाला जो पार्ट है ना ये तुम खुद ही करोगे, मैं नहीं कर रही, तो मुझे खुद बता देना। तो अब इमेजिन करो तुम डेयरी फार्म मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म का मतलब है कौन होगा यहाँ पे जानवर?
काउज एंड बफेलो एंड बुल्स, राइट। तो आपको डेयरी फार्म से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है और उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे घी, दही, लस्सी, कुछ भी बना लो। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा अपना डेयरी फार्म है, ठीक है, सूर्यांश का अपना डेयरी फार्म है, नीजू का अपना डेयरी फार्म है, सेजल का अपना है, नेहा का अपना है, सबका अपना अपना है। तो अगर तुम्हारा डेयरी फार्म है, तुम उसे चलाना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ ब्रीड, हाँ, हाई क्वालिटी ब्रीड होनी चाहिए। ब्रीड का क्या मतलब है बेटा? जर्सी गाय जैसे एग्जांपल। हाँ, चलो ब्रीड को अगले में और डिस्कस करती हूँ। आंसर तेरा सही है। पढ़ के आया तू? ये स्कूल में हो गया क्या चैप्टर? नो मैम। अच्छा, फिर ठीक है, ओके। बता और क्या चाहिए, बता। तेरा खुद का फार्म है। सफिशिएंट फूड। हाँ, अच्छी क्वालिटी में बढ़िया सा फूड होना चाहिए, फूड एंड वाटर। और मैम उनके लिए शेल्टर भी चाहिए। शेल्टर भी चाहिए। रहेंगे कहाँ? बारिश हो गई तो अब नाचेंगे थोड़ी टिप टिप बरसा पानी। शेल्टर तो चाहिए। और एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इनको किसकी जरूरत होगी? डॉक्टर। डॉक्टर। और एनिमल डॉक्टर को क्या बुलाते हैं? वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर। यस, है ना। अभी उसकी काउंसलिंग 10 तारीख से स्टार्ट भी है वेटनरी की, तो नीट के पेपर के बेसिस पे ही हो जाती है, ठीक है। तो वेटनरी डॉक्टर की भी हमें कॉन्टिन्यूस विजिट चाहिए। और कुछ चाहिए? नहीं? चलो देख लेते हैं हमें किस किस चीजों की जरूरत है। अरे ये क्या हुआ? हाउ कम दिस डजंट इरेज? ओके, फॉर सम रीजन। चलो आज ये प्रेजेंटेशन का है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। चलो लिखा हुआ इसमें छोड़ देते हैं। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। आपके पास गुड ब्रीड होनी चाहिए। बेटा ब्रीड का क्या मतलब होता है? ब्रीड का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे ब्रीड का सबसे इजी वे है डॉग्स। डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स देखे आपने? यस मैम। जैसे लेब्राडोर, एक चिंचुआ भी होता है, और एक जर्मन शेफर्ड होता है। और कोई है ब्रीड आपकी नजर में? बुलडॉग। रॉटवीलर। बुलडॉग डिफरेंट ब्रीड है, लेकिन सारे डॉग है ना, है ना। यस मैम। तो देखो, सेम स्पीशी के डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर भी सेम होंगे, ठीक है। तो एक ही ब्रीड का मतलब यही होता है कि मतलब कहीं ना कहीं जाके इनके एंसेस्टर सेम हो गए, बस अभी थोड़ा अलग एक दूसरे से दिखते हैं। ये जो ब्रीड है ना, ये हम लोग यूज करते हैं ये जो डेयरी एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर। ब्रीड का सिंपली मतलब होता है एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल है, लेकिन फिजिकली एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। और अगर फिजिकली अलग दिखते हैं, इसलिए वो रिप्रोड्यूस भी जनरली नेचर में नहीं करते हैं। अब एक बुलडॉग मेल और फीमेल आपस में ही रिप्रोड्यूस करेंगे, वो नहीं चाहेंगे लेब्राडोर के साथ रिप्रोड्यूस करना नेचुरली, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ब्रीड को और सिंपल टर्म में डालूं, तो है तो सभी सेम ही स्पीशीज, इट जस्ट दैट कि वो फिजिकली काफी डिफरेंट दिखते हैं, उनके कॉमन एंसेस्टर बहुत दूर के सेम है। इतना समझ आया? यस तो मैम। जब तुमने गुड ब्रीड बोला था, तो गुड ब्रीड में क्या मतलब है? एक काऊ की अच्छी ब्रीड है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्या उसे तुम्हें क्या मिलता है? मिल्क। 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 तो अगर वो तुम्हें अच्छा अमाउंट ऑफ मिल्क दे रही है, तो यानी कि वो गुड ब्रीड है। तो जो यील्ड अच्छी दे, यील्ड मतलब वो प्रोडक्ट सही बना रही है ना, तो वो अच्छी ब्रीड है और उसको कोई बीमारियां ना हो। तो जब भी आप कोई ब्रीड देखोगे ना किसी भी एनिमल की, आपको ये देखना है कि उससे जो भी चीज मिल रही है वो सही से मिल पा रही है या नहीं, वो सही से प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। अगर अंडा मिल रहा है तो वो अंडा बना पा रही है या नहीं, दूध दे रही है तो दूध दे पा रही है या नहीं। तो अगर वो दूध अच्छा दे रही है तो अच्छी यील्ड है, और अगर उसको कोई डिजीज नहीं है तो डिजीज फ्री है, ठीक है। तो पहले गुड ब्रीड सिलेक्ट करो, फिर उसको घर दो, फिर उसको अच्छा खाना दो, फिर क्लीननेस रखो, क्योंकि अगर क्लीननेस नहीं होगी तो बीमारियां हो जाएगी, तो डिजीज फ्री रखना है। और लास्ट में रेगुलर वेटनरी की विजिट होनी चाहिए। तो ऐसे आप अपना डेयरी फार्म मैनेज कर सकते हो, राइट? क्लियर? यस मैम। यस मैम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है और कोई नहीं बनता है, ठीक है। अब बीच बीच में हम डिजीज के नाम करते जाएंगे, हमें थोड़ा थोड़ा करके याद होता जाए, ठीक है। जैसे कि कुछ डिजीजेस है कैटल की जो कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल एक वायरल है और एक बैक्टीरियल है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन पता है क्या है? हम लोग फील्ड में काम तो करते नहीं है, तो अगर मेरे को कॉमन कोल्ड हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा नेहा को हो रहा है, तो मेरे को इसके बारे में नॉलेज हुई तो मैं पहचान लूंगी। लेकिन ये जो डिजीज है आप अपने आसपास जनरली देखते नहीं हो, इसलिए आपको पहचान नहीं होती। तो नीट पता है क्या खेलता है? वो खेलता है कि बच्चों को यही नहीं पता होगा ये वायरल है या बैक्टीरियल है। तो इतनी बेसिक चीज की गलती मत करके आना, ठीक है। रेंडर पेस्ट डिजीज जो वायरस से होती है। अब जैसे वायरस से कॉमन कोल्ड होता है ना, इसके फीचर भी कुछ वैसे ही है। तो बताओ अगर तुमको कॉमन कोल्ड हुआ है तो तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ होगा?
runny nose, फीवर्स, रनिंग रोज होगी, फीवर होगा, सर और में दर्द, सिर में दर्द, है ना, ऐसे फीचर होंगे। तो वायरल डिजीज जो रेंडरपेस्ट से होती है उससे कैटल को भी कुछ ऐसा ही फील होता है। देखो कैसा, उसको थोड़ा फीवर फील होता है और उसको डिहाइड्रेशन फील होती है। ऐसा होता है ना जब वायरल डिजीज हो तो कहते हैं ना पानी पीते रहो, तो इसे भी डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। और इसमें आईज और माउथ से डिस्चार्ज होंगे। जब कोल्ड होता है तो नाक बहती है ना, आंसू आने लग जाते हैं, राइट। और सोर्स इन माउथ एंड फुल फाउल ब्रेथ, ब्रेथ भी थोड़ी ऐसी गंदी सी हो जाती है। और सोर्स मतलब छाले पड़ जाते हैं मुंह में जिसको बहुत गर्मी हो जाए। और इन सिवियर केसेस डायरिया भी हो जाता है, राइट, लूज मोशन जिसको कहते हैं। क्लियर। तो रेंडर पेस्ट का मैंने ये पिक्चर क्यों दिखाई है, ताकि आपको ये याद रहे कि ये एक वायरल डिजीज है। तो आप कॉमन कोल्ड से इसको रिलेट करके याद रख लेना। याद है आपको कॉमन कोल्ड कौन करता था, किसकी फैमिली करती थी कॉमन कोल्ड? rhino, राइनो। तो राइनो से रेंडर पेस्ट याद रख लेगा। yes ma'am, ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स, जो होती है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस वर्ड से पता चल गया ना ये बैक्टीरिया है। तो मुझे बताओ बेसिलस एक शेप है तो बाकी की 3 शेप कौन सी थी बैक्टीरिया की? स्पाइरल, स्पाइरल, और स्फेरिकल, कोमा शेप, फोकस और कोमा। और कुछ? सही है, गुड। उनको थोड़ा थोड़ा तो याद है, अच्छा लगा जान के। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आइए अब हम कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म। ठीक है जी। सो पोल्ट्री फार्म की बात करते हैं। पोल्ट्री फार्म में कौन रहता होगा? इससे नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। कॉक हैन, हाँ, बर्ड्स, चिकन है ना, चिकन कॉमन टर्म है, उसमें एक हैन होता है, एक रूस्टर हो जाता है। ठीक है। तो चिकन हो गया हमारे पास। बेसिकली बर्ड डोमेस्टिकेटेड फाउल्स आते हैं पोल्ट्री फार्म में। ठीक है। डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स। जैसे कि चिकन हो गया एक, उसके अलावा डक भी आता है, उसके अलावा टर्की भी आता है। अब ये 3 तो कॉमनली लोग कर लेते हैं, जो भूल जाते हैं वो है गीज। गीज इज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड फाउल। तो नीट में जो क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, क्वेश्चन ऐसा था कि पोल्ट्री फार्म में इसमें से कौन कौन से एनिमल इंक्लूडेड होंगे। तो डक, चिकन, टर्की तो था ही और साथ में गीज भी था। तो बच्चों को यहाँ कहीं कंफ्यूजन होगी थी। ठीक है। तो अब याद रहेगा ना, ये चारों एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, याद रहेगा। यस मैम, बहुत बढ़िया, चलिए लिख लिया। यस मैम, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करनी है, देखो अभी पीछे तुमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट करी थी ना, तुमको पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट भी वैसे ही करनी है। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या था? गुड ब्रीड्स, ब्रीड्स, दूसरा, अच्छा अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल मैं चिकन ले लेती हूँ, तो चिकन की गुड ब्रीड से मेरा क्या मतलब है? गुड ब्रीड से मेरा क्या? जिसको कोई डिसीज नहीं होगा। हाँ, और मैम जो मतलब एग्स भी अच्छे प्रोड्यूस, अच्छे यील्ड देती हो। हाँ, एग्स हर रोज देती हो, राइट। अच्छा, तो एक अच्छी ब्रीड सिलेक्ट कर ली, फिर शेल्टर, शेल्टर हो उसके पास, और फूड, खाना हो, और क्लीननेस, क्लीननेस, और लास्ट वेटनरी डॉक्टर। जो फीचर फीचर पहले करे थे ना, सेम फीचर यहाँ भी है, हो जाएंगे ना। यस मैम, सिंपल था। एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो वहां से देख लेना, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो उसको ऐड कर लेना। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, तो मुझे फटाफट एनसीईआरटी खोल के बताओ कि वहां पर आपको लेग हॉर्न चिकन दिख रहा है? मिला? कौन से पेज नंबर पे? 167, 167, आपके भी 167 पे। ठीक है। उसके नीचे लेग हॉर्न लिखा हुआ है, यस मैम, अंडरलाइन कर लो उसे। पीवाईक्यूज में आपको ये वर्ड दिखेगा। जब भी एनसीईआरटी पिक्चर देता है ना, तो कभी लेबल करने के लिए दे देता है। ठीक है। तो लेग हॉर्न एक चिकन की वेरायटी है, अच्छी वेरायटी होती है, बॉयलर के लिए यूज होता है। ब्रॉयलर क्या होता है? दे आर मीट प्रोड्यूसर। जो एनिमल को मार के उनका मीट निकालते हैं ना, उनको बॉयलर्स कहते हैं। ठीक है। सो एक और वैरायटी होती है जिसे हम कहते हैं एसील, ASEEL। ये इंडियन फाइटिंग ब्रीड है। आपने कभी देखा है कि कहते हैं मुर्गों की लड़ाई करा दी है? आपने सुना ये? होता है। ये इलीगल है, लेकिन काफी जगहों पे ऐसे गेम यूज किया जाता है। तो मुर्गों की लड़ाई करा देते हैं और फिर बेट लगाते हैं कि कौन सा मुर्गा जीतेगा। ऐसा भी करते हैं लोग।
ठीक है। तो वो जो कौन सी वैरायटी यूज करते हैं चिकन की, दैट इज एसील। एसील ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो उसको ये और क्या करते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं या उसको अल्कोहल पिला देते हैं। अब सोचो जानवर को क्या पता, जानवर के साथ तो अब्यूज है ना, फिर उनको लड़वा देते हैं और फिर उन पे बैटिंग करते हैं। सो ये भी एक बहुत ही अजीब सा और बहुत ही ब्रूटल स्पोर्ट है। तो इंडियन फाइटिंग ब्रीड जो है वो दैट इज असील। क्लियर? नाउ अब जिससे क्वेश्चन आएगा, ये सब तो इसमें सेव ही हो गया है, रिमूव ही नहीं हुआ है। सॉरी यार, इसमें सेव हुआ है, मेरे को नई शीट ऐड करनी पड़ेगी। एक सेकेंड। एक्चुअली पेन ड्राइव चल नहीं रहा ना, मुझे ये डिस्कार्ड करना है, मुझे ये यूज नहीं करना आता। यहाँ पे लोग कैसे कराते हैं। सो मैं यहाँ पे एक शीट ऐड कर लेती हूँ। ओके, यहाँ भी एक शीट ऐड कर लेते हैं। मुट चलो, इसके आगे नहीं है। चलिए चले स्टार्ट करें। Yes, ma'am. देखो, अब हम क्या कराने चाहते हैं, हम ब्रीडिंग कराना चाहते हैं। ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? Ma'am, crossing. क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का क्या मतलब है, सिंपल भाषा में बता। बिल्कुल बोल, सही बोल रही है, बिल्कुल बोल। जब हम प्लांट का रिप्रोडक्शन, मेटिंग, यही तो हुआ, राइट। तो हम एक अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर मान लो मैं पोल्ट्री फार्म खोलना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अभी हैदराबाद में हूँ, तो मेरे को एक अच्छी सी ब्रीड चाहिए। तो मैं मार्केट में गई, मैंने अच्छी सी ब्रीड ढूंढी, मुझे ऐसी काउ चाहिए थी जिसके वो बहुत दूध देती हो, ठीक है, और मेरे को ऐसा बुल चाहिए था जो बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन अगर मुझे नहीं मिला ऐसा वाला, तो मैं क्या करूं फिर उसके बाद, अगर मुझे नॉर्मली मिल नहीं If रही है? आपका सपना छोड़ दो. पोल्ट्री फार्म का सपना छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं, इतना आराम से सपना कौन छोड़ता है? अगर तेरे एक टेस्ट में नंबर कम आएगा, डॉक्टर बनने का सपना छोड़ देगी? मालूम? No. फिर मैं क्या छोड़ दूं? हाउ डेयर यू। मैं पता क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, पंजाब जाऊंगी। पंजाब में ना जो अच्छी यील्ड वाले काउ एंड बफेलो है ना, उनकी मीटिंग कराऊंगी, उनके बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस कराऊंगी, उन बच्चों को यहाँ ले आऊंगी। समझी? तो मैंने आर्टिफिशियली अच्छी वैरायटी को खुद ही प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रीडिंग। तो एनिमल ब्रीडिंग के बहुत तरीके होते हैं, एक होता है इन ब्रीडिंग और एक होता है आउट ब्रीडिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इसको समझने के लिए आपको एक स्टेप और समझना पड़ेगा, तो उसकी बात करेंगे। तो अब इतना समझो कि एनिमल ब्रीडिंग मतलब, देखो मैंने रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोला, रिप्रोडक्शन जब वो खुद करते हैं, जब एक काउ और बफेलो, काउ और बुल जब रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी मर्जी से नेचर में, तो वो रिप्रोडक्शन है। लेकिन जब मैंने आर्टिफिशियली कराया, मैंने इंटरफेयर किया, मैंने डिसाइड किया कौन सा बुल होगा, कौन सी काउ होगी, तो जब मैंने ये डिसाइड करा ना, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीडिंग। इतनी बात क्लियर? Yeah, no. जब भी वर्ड तुम ब्रीड सुन लो ना, समझ जाना ह्यूमन इंटरफेरेंस है। एक होता है इन ब्रीडिंग, एक होता है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग की 3 ब्रांचेस है, आउट क्रॉस, क्रॉस ब्रीड या इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जांपल से, जो कराऊंगी वो वाले अच्छे से करने हैं, ठीक है। चले आगे। चलो, अब मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीजेस बताती हूँ, जिसका नाम है मॉथ। मॉथ, प्यार से हम इसे मॉथ बुलाएंगे, ठीक है। मॉथ मीन्स कीड़ा. मॉथ नहीं, दैट इज ए नाइट बटरफ्लाई, मैं इसको कहती हूँ मॉथ, दैट इज MOTH, मॉथ। दिस इज मॉथ। मॉथ पढ़ना, तो मैं बोलूं होमवर्क करके आओ तो क्या हो जाता है? हाँ समझ गए, तुम बोलोगे नहीं, है ना, है ना। मम्मी पापा बैठे हैं, मार पड़ेगी। मैंने तो उनको बोला था मैं होमवर्क कर रही हूँ, पर मैं तो कार्टून देख रही थी, है ना। चल, तो MOET इज ए टेक्निक जो यूज की जाती है इस ब्रीडिंग के प्रोसेस में, ठीक है। तो पहले तो मैं अपने पोल्ट्री फार्म का सपना पूरा करूंगी, इस बच्चे ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, फिर उसके बाद हम लोग ब्रीडिंग के स्टेप चलेंगे। ओके, तो MOET स्टैंड फॉर एनीवन? मल्टीपल, किसी को नहीं पता? ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो, नलायको, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। यस, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, शाबाश। तो इसका आंसर इसी के नाम में ही है, बहुत अच्छे से दे रखा है। देखो, मल्टीपल का मतलब मैनी, Many. बहुत सारे। ओव्यूलेशन का मतलब
रिलीज ऑफ एग ना, ओव्यूलेशन होता है ना ह्यूमन में, ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन के रिस्पॉन्स में होता है? मैम LH। एलएच है ना। तो रिलीज ऑफ एग, और कितने सारे एग? मल्टीपल एग्स। तो बहुत सारे एग्स का रिलीज होना, ठीक है। और जब एग रिलीज होकर स्पर्म से फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट। जाइगोट फिर चेंज होता है सेल डिवीजन से इनटू एम्ब्रियो। 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 तो जो एम्ब्रियो बनेगा ना फीमेल के अंदर, उसको ट्रांसफर कर दो किसी सैरोगेट मदर में। इस टेक्निक को हम कहते हैं MOET। ये हम कैटल के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? ये मैम। मैम। से इस पे नीट का एक क्वेश्चन आ रखा है, इसे लिखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें 2-3 जगह है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर एनिमल हस्बेंड्री से एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आना बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। लिखा? ये मैम। अच्छा, लिख लिया। रुको, अब हम तुमको क्या दिखाते हैं मजेदार चीज। हम डिस्कार्ड करेंगे, तुम सेव कर दे। अरे तुम्हारा लिखना पड़ेगा, ये दुख जाता कि नहीं? तुम्हारे भी 168 पेज नंबर पे है क्या ये मौत? ये मैम। ठीक है, मिला सबको? यस मैम। रीड करो इसको एक बार। हाँ बोलो तान्या। मैम मेरी बुक में ये चैप्टर नहीं है, इसकी PDF भेज देना ग्रुप में। ठीक है, ओके डन। मेरे को एक बार चैट में वो छोड़ दियो मैसेज, ठीक है? ओके मैम। ठीक है जी। एक बार इसको रीड करो सारे एनसीईआरटी। अच्छा ये ले, यहाँ से दिख रहा है ना तान्या? यस मैम। देख इधर आ। एक बार इसे रीड कर, फिर समझाऊंगी। डन? यस मैम। मैम। यहाँ से कंप्लीट करो इसे, करो करो। हाय मैं थक गई हूँ मेरे को अभी रियलाइज हुआ मैं थक गई। ओ आज मैं जा नहीं पाई चाय पीने, बहुत दुख है मुझे। डन? पढ़ लिया? यस मैम। मैम। तुम कैसे पढ़ते हो जब बीच में बातें कर रहे होते हो? तो इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, पढ़ लेते हो ना। अरे तुमने कौन सी मूवी देखी? तुम में से मुझे किसी ने नहीं बताया। संडे को कौन सी मूवी देखी तुमने? मैम हम घूमने गए थे, हमने मूवी नहीं देखी। कहाँ गई थी तू? मैम नाग मंदिर। नाग मंदिर? मैं भी मंदिर गई थी, बिरला मंदिर का, वेंकटेश्वर मंदिर था वो, डिफरेंट। पर वो भी काफी ह्यूज था। हम दोनों तो मंदिर गए थे, तुम भी आ जाते, साथ चलते। कहाँ रहती हो तान्या? मैम कांगड़ा में। कांगड़ा और हैदराबाद तो काफी दूर है, चल कोई बात नहीं। कांगड़ा में कहाँ? कांगड़ा तो बहुत बड़ा है। मैम ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी रहती है? यस मैम। ज्वाला जी? यस मैम। अरे मेरी मासी वहां रहती है। अच्छा ज्वाला जी गई थी तू वही मंदिर में? मैम नहीं मैम, वहां पे नहीं, रानी ताल वाली साइड है। अच्छा, नहीं मेरी मासी बिल्कुल वहीं रहती है, तो हम लोग वहां जाते थे ना, उनका घर है वहां। तो ज्वाला जी मैम फिर। ज्वाला जी में भी है मंदिर। हाँ ज्वाला जी तो नाम ही उस मंदिर के नाम पे पड़ा है ना, वो ज्वाला निकलती है ना पानी यस से भी और मैम। दीवार से भी ना। यस मैम। हाँ मुझे याद है, काफी टाइम हो गया मुझे गए, बट आई रिमेम्बर कि हम मासी के घर जाते थे तो वहीं वहां पे जरूर मत्था टेकते थे। वहां के लड्डू बहुत फेमस है। मुझे अंकल का नाम नहीं याद दुकान का, पर हम जब भी जाते हैं क्योंकि मेरी फैमिली वहीं रहती है ना, तो हम जब भी जाते हैं वो अंकल लड्डू जरूर खिलाते हैं, देसी घी के मिलते मैम हैं बड़े। कहाँ जैसे आपकी मासी के घर एग्जैक्ट? एग्जैक्ट तो को लगता है मुझे पता है? मुझे पता नहीं है, सॉरी बेटा, बट मंदिर के बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट सकते हैं। ओके मैम। ओके चलो, गाय की बात करते हैं। तो बेटा हमने ये जो खतरनाक तरीका है वो हमने गाय, देखो इसको मैं प्यार से मौत क्यों बुलाती हूँ, क्योंकि इसमें गाय के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। तो अपन एक काऊ लेंगे। अब अगर मेरे को काऊ चाहिए, ठीक है, मैं नहीं बना रही अपना प्लेटफॉर्म, किसी और का है ये। अगर किसी को काऊ चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी की चाहिए होगी, सुपीरियर काऊ का क्या मतलब है? लड़ती होगी सबसे, क्या होगा? मैम अच्छी ब्रीड की होगी। हाँ ये। हाँ अच्छी ब्रीड का मतलब हाई यील्ड, यही वर्ड याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। हाई यील्ड होगी, और 2 चीजें बताइए मैंने, मार खाओगे। और डिजीज फ्री।
डिजीज फ्री, शाबाश, डिजीज फ्री, आइडियल होगी, डिजीज फ्री होगी, ठीक है। हमने ये फीमेल ली और हमने क्या किया, मैं चाहती हूँ कि इसके जो ओवरी के अंदर फॉलिकल है वो स्टिमुलेट होते रहे और बहुत सारे अंडे बनाए, तो मैं कौन सा हार्मोन दूंगी, FSH, FSH। FSH स्टैंड फॉर follicle stimulating फॉलिकल hormone, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे मल्टीपल क्या बन जाएंगे, follicle, मल्टीपल एग बन जाएंगे, फॉलिकल बनेंगे, ओव्यूलेशन होगा और बहुत सारे अंडे बन जाएंगे ना, yes ma'am, मल्टीपल एग फॉर्म है ना। मल्टीपल एग जब फॉर्म होगा, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको फ्यूज करा दूंगी सीमेन के साथ। तो मैं अपनी मर्जी से कोई बुल सिलेक्ट करूंगी, तो मैं कौन सा बुल लूंगी अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो, high yield, सुपीरियर बुल। अब बुल ऐसे यील्ड नहीं करता ना बेटा, वो दूध तो नहीं बनाता, पर हमें उससे क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग। तो बुल में देखा जाएगा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका सीमन भी अच्छा ही होगा, है ना। तो सुपीरियर बुल का हम क्या लेंगे, सीमन, ठीक है। Yes, और ma'am. मल्टीपल एग के साथ उसकी फ्यूजन करा देंगे, तो अगर हम मल्टीपल एग के साथ फ्यूजन करेंगे तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे, embryo, एम्ब्रियो, बहुत सारे हमारे बन जाएंगे एम्ब्रियो, राइट। मुझे स्पेन की आदत नहीं है तो समय लग रहा है, बुरा ना मानिए। तो हमारे बन गए मेनी एम्ब्रियो, राइट। और ये जितने एम्ब्रियो ये सुपीरियर क्वालिटी के हैं, ठीक है ना। सुपीरियर क्वालिटी का मतलब है कि हम उम्मीद करते हैं मदर से इनको मिले अच्छा दूध बनाने की शक्ति अगर फीमेल है, और फादर से ये स्ट्रांग होनी चाहिए, डिजीज फ्री होनी चाहिए, है ना। अब जो इतने सारे एम्ब्रियो है, अब इसी काव के अंदर हम आगे ग्रो नहीं कराना चाहते ज्यादा, ठीक है। ये जो काव है ना, हमने इसको रखा है बेसिकली बहुत सारे अंडे बनाने के लिए, इसको एक मशीन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इसने बहुत सारे एम्ब्रियो बनाए, देखो पहले बनता है जाइगोट या एम्ब्रियो, zygote, zygote, जाइगोट, मैनी जाइगोट बने, जाइगोट मूव करे फेलोपियन ट्यूब में, उससे बन जाएंगे क्या, embryo, एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो कौन सी स्टेज तक होने चाहिए, लगभग अराउंड 8 टू 8 to 32, 16, एनसीईआरटी में उसी पेज पे देख के बता जा। 8 to 16 हम जाते थे जब हम मलबेरी बनाते थे बेटा ह्यूमन में, यहाँ कितना लिखा है, 32, 32, 32 सेल स्टेज, ठीक है। तो 8 to 32 सेल से तक जब एम्ब्रियोस पहुंचेंगे, हम क्या कर लेंगे, एम्ब्रियो को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ध्यान से सुनना। तो वो क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एम्ब्रियो, सारे एम्ब्रियोज, एक भी बच्चा नहीं छोड़ेंगे अंदर, ऑल, ठीक है। ऑल एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या किस में डाल देंगे, वो मदर जो इन बच्चों को बड़ा करेगी पर उसने बनाया नहीं है, ऐसी मदर को क्या बुलाते हैं, surrogate surrogate, mother, सरोगेट, इनटू सैरोगेट मदर, राइट। अब सैरोगेट मदर किसको जन्म देगी, बर्थ टू baby, सुपीरियर क्वालिटी किड्स, राइट। तो इस तरीके से हम बार बार ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, मतलब वो जो फीमेल काउ है, इफ यू थिंक अबाउट इट, उस फीमेल काउ को बार बार हार्मोनल थेरेपी पे रखा जाता है, ठीक है, लेकिन उसको कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होने देते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में क्वेश्चन कहां से आएगा, देखो कि जब आपने सीमन को अंदर डाला था, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं, क्योंकि हमने डाला है ना तो हम इसे कहेंगे आर्टिफिशियल, और जब हम अंदर इंसेमिनेट करते हैं तो क्या कहते हैं उसे, insemination, इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए क्या हम कहीं चीरा लगाएंगे, कट लगाते हैं, no ma'am, no, नो, नो नो मैम, नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आपने जो एम्ब्रियो इतने सारे एम्ब्रियो थे उनको जो निकाला, क्या आपने सर्जरी करी, नो, ये भी No, नॉन ma'am. सर्जिकल है, ठीक है। तो क्या होता है कि काऊ के जो बैक साइड पे एक होल होता है ना, जिससे फीसिस भी बाहर निकलती है, उसी होल में डॉक्टर इंसर्ट करते हैं हैंड एंड टेस्ट ट्यूब और उसके थ्रू निकाल लेते हैं। बहुत टेक्निकल होता है ये, लेकिन मोस्टली एनिमल्स को हैंड से ही ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन सर्जिकल, ये क्वेश्चन था। दिस प्रोसेस इज नॉन एज मोइट, क्लियर है। ये yes ma'am, लिखो इसे, किसी को कोई डाउट तो बताओ, इसका क्वेश्चन बनता है। डन, yes ma'am, मैम, जैसे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा अगर मैं सोचूं तो, अरे थक गई हूं मैं, ये मेरे को तंग कर रहा है। पहला क्वेश्चन बनेगा कौन सा हार्मोन दिया, फॉलिकल स्टिमुलेट करेंगे ओवरी के अंदर, और लूटिनाइजिंग थोड़ी करेंगे। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नॉन सर्जिकल है। तीसरा जो एम्ब्रियो निकाला है वो भी नॉन सर्जिकल है। चौथा एम्ब्रियो कौन से स्टेज में निकाला, 8 to 32 सेल स्टेज में, ठीक है। मल्टीपल एग जो फॉर्म होते हैं, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज सुपर ओव्यूलेशन। ये फोर्थ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन था सुपर ओव्यूलेशन क्या होता है,
तो सुपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है एक ही फीमेल के अंदर बहुत सारी ओव्यूलेशन होगी, बहुत सारे अंडे बन के रिलीज हुए। क्लियर? ये मैम। अब इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। कीप करूं डिस्कार्ड करूं? कीप कर लेती हूँ, अगले वाले को मैं ऐड कर दूंगी, कोई ना। आइए अब इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है? अब पढ़ के देखो, तुम्हें समझने के बाद कितना समझ आता है। देखो, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। तो वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। तो हर्ड इंप्रूवमेंट को अंडरलाइन करो, वहां पे तुम्हें MOET एक टेक्निक दे दी जाएगी, ठीक है? In this method, a cow is administered hormone with FSH like activity. देखो FSH तो हमारी बॉडी में है ना, तो उसके जैसा हार्मोन दिया जाता है, तो FSH को अंडरलाइन करो। ये क्या करता है? फॉलिकर की मैच्योरेशन करा देता है और इसे करा देता है सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन को अंडरलाइन करो और उसके आगे लिखो इंस्टेड ऑफ वन एग, नॉर्मली पर साइकिल 1 एग बनने थे ना, इंस्टेड ऑफ 1 एग बहुत सारे एग एक साथ बनते हैं, उसे सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। क्लियर? ये बहुत सारे एग में भी नंबर दे रहे हैं तुमको, अराउंड 6 to 8 एग्स, ठीक है? तो सुपर ओव्यूलेशन की डेफिनेशन अंडरलाइन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। नाउ द एनिमल, जो काउ है हमारी, इधर मेटेड विद एन इलाइट बुल या आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। या तो इलाइट बुल से नेचुरली उनको मेटिंग के लिए छोड़ दो, या फिर जनरली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। तो फर्टिलाइज एग्स इज एट 8 to 32 सेल स्टेज। इसे अंडरलाइन करो कि जब हमारा अंदर एग जो है वो एम्ब्रियो स्टेज में पहुंच गया, तब हम उसे बाहर निकालेंगे और इसको रिकवर करेंगे नॉन सर्जिकली। इसको अंडरलाइन करो, ये क्वेश्चन था, नॉन सर्जिकली। और इसको हम सैरोगेट मदर में डाल देंगे, ठीक है? द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। तो वो जो रियल मदर थी ना, जिसके अंदर अंडा बना था, अब वो दोबारा से इस प्रोसेस के लिए अवेलेबल है, क्योंकि फ्री है ना, वो तो प्रेग्नेंट हुई नहीं, सैरोगेट मदर प्रेग्नेंट हुई है। राइट? क्लियर है ये? कहाँ कहाँ यूज हुई है ये टेक्निक? शीप में, कैटल में, रैबिट में, बफेलोज में, मेयर्स में। अब इससे नीचे की लाइन, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रीड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम। ये इसका यूज लिखा है, तो इसको अंडरलाइन करो यहाँ पे। जब ऐसा कुछ आता है ना, तो आप उसके साइड में से लाइन बना लिया करो, ठीक है? तो इसको अंडरलाइन कर लो कि इससे क्या मिला। हमें फीमेल मिली ज्यादा दूध बनाने वाली, और हमें मेल मिला कैसा, जिसमें जो मीट है ना वो लीन हो और लेस लिपिड वाला हो। तो ऐसा वाला मीट लोग प्रेफर करते हैं ना, तो हमें तो सिर्फ मीट ही चाहिए था, ठीक है? प्रोसेस किसी को कोई डाउट? नहीं? चलो अब हम बात करते हैं इनब्रीड। इनब्रीड कहाँ गया हमारा? ब्रीडिंग पे आते हैं दोबारा। कितना टाइम बचा? बचा भी टाइम? आओ एक क्वेश्चन लगाते हैं उसके बाद, एक क्वेश्चन लगाते हैं उसके बाद करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ये नहीं, सॉरी, ये वाला। जितना पढ़ाया उतने से हो जाएगा। मैं पानी लेके आई हूँ, तब तक क्वेश्चन लगाना। अरे तुम्हें याद है, अगर गेम भी खेलनी थी कोई, किसी को याद है? यस मैम। किस टॉपिक पे खेलना था? मैम लिविंग वर्ल्ड। पढ़ के आए हो? ये मैम। लेकिन 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगाना किसी को? बेटा किसी को 15 मिनट से ज्यादा लगा है क्या? नो मैम। 15 मिनट से ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। हमने कहा था ना कि 11th हम रिवाइज करेंगे एज ए गेम फॉर्म, छोटी छोटी तरीके से हमें याद हो जाए। राइट? ठीक है, आइए आंसर देख लेते हैं एक बार। कब तक तुम्हारे पेपर खत्म होंगे? स्ट्रेंथ बहुत कम है क्लास की। सूर्यांश, भूमिका, निकी, तान्या, नेहा। आज तो शुरू हुए। आज तो शुरू हुए? अच्छा, अब तो और गिर जाएगी स्ट्रेंथ है। चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, एग्जाम है। कब तक खत्म होंगे? मैम इस फ्राइडे को 11 को। अच्छा, मिड अगस्त तक सबकी हो जानी चाहिए खत्म। चलो देखते हैं तब। होमोजाइगस प्रोलाइन। बेटा होमोजाइगस मतलब सेम। क्या? सेम? व्हाट इज सेम?
एलील सेम होती है। सेम एलील? बेटे एलील का मतलब ही होता है डिफरेंट होना। सेम जीन की डिफरेंट फॉर्म इज एलील। सेम कैरेक्टर भी हो और ट्रेड भी। कैरेक्टर और ट्रेड में फर्क क्या है? कैरेक्टर का मतलब है जैसे हेयर कलर, ठीक है, तो दैट इज अ कैरेक्टर। मेरे भी हेयर कलर में है, तुम्हारे पास भी हेयर कलर है, हम एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, हेयर कलर। लेकिन मेरे हेयर कैसे है, लेट्स से मेरे हेयर है ब्राउन और तुम्हारे हेयर है ब्लैक, तो एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट हो गया ना फॉर्म, उसे हम ट्रेड कहते हैं, राइट। तो ट्रेड भी सेम होने चाहिए, तब हम उसको होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ टॉल है, तो वो मैं ऐसे लिखूंगी कैपिटल टी, ऐसा नहीं लिखूंगी मैं कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों सेम ही होने चाहिए, ठीक है। यानी मम्मी से भी उसे टॉल होने का जीन आया, पापा से भी उसको टॉल होने का जीन आना चाहिए, ड्वार्फ का नहीं आना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे होमोजाइगस। समझ आया? थोड़ा रिकॉर्ड हुआ? ठीक है। तो होमोजाइगस प्योर लाइन का मतलब ही होता है कि आप सेम सेम ट्रेड्स की बात कर रहे हो। इन कैटल कैन बी ऑब्टेन। मैं प्योर लाइन जनरेट करना चाहती हूँ, मतलब कि ये जो बच्चा है ना मेरे पास, ये जो काउ है इस टाइम, इस काउ को ज्यादा मिल्क यील्ड कर सकती है, तो ज्यादा मिल्क यील्डिंग जो जीन है मदर से भी उसको आया है, ठीक है, और फादर से भी उसको वही वाले, अच्छा मिल्क एक अच्छा एग्जांपल लिया, लेट्स से डिजीज फ्री की बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर डिजीज से वो फ्री है या फिर उसकी मसल स्ट्रांग है, तो दोनों मदर और फादर से सेम टाइप के ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है। तो होमोजाइगस प्योर लाइन अगर आपको किसी कैटल में जनरेट करनी है तो कैसे जनरेट करोगे? अब मेटिंग कराओगे। अब मेटिंग किस में कराओगे? अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स में करा दोगे तो प्योर लाइन बनेगी? नो मैम। जब प्योर लाइन हम मेंडल में बनाते थे तो मेंडल में प्योर लाइन कैसे बनाते थे, किसकी मीटिंग कराते थे? वो सेल्फिंग करवाते थे। हाँ, यानी कि क्या करा देंगे हम, सेम इंडिविजुअल से ट्रीट कराते हैं ना उसको, सेम इंडिविजुअल से मीटिंग कराते हैं, मतलब बेसिकली क्लोजली भाई बहन से मीटिंग करा दो, है ना। तो अनरिलेटेड से तो मीटिंग हो नहीं सकती, होमोजाइगस बनाना है आपको, ये नहीं होगा। मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट ब्रीड्स को करवाओगे? नो मैम। हमें क्लोज भाई बहन से कराना है, चाचे ताए के बेटों से थोड़ी। मीटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ही डिफरेंट ले आओ, नहीं। नो मैम। मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, देखो ब्रीड भी सेम है उनकी और रिलेटेड इंडिविजुअल है। रिलेटेड इंडिविजुअल्स का मतलब है मे हैव, इनके पास कॉमन एंसेस्टर होने चाहिए, इनके कोई कॉमन एंसेस्टर होने चाहिए लास्ट 4 to 8 जनरेशन में, ठीक है। हो सकता है इन दोनों के जो नाना नानी या दादा दादी है वो पिछले वाले तो डिफरेंट है, पर नाना दादी, पर नाना दादी, समझते हो ना आप, कि जो आपके नाना या नानी है उनके भी आगे जो पेरेंट्स है, उनके भी आगे जो पेरेंट्स है, उन ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है। तो 4 to 8 जनरेशन में कहीं पर तो इनके सेम ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए, उनको हम कहेंगे कि वो रिलेटेड इंडिविजुअल्स है, जिनको हम कहते हैं दूर के रिश्तेदार है हमारे, है ना, मुंह बोले नहीं, ब्लड रिलेशन में, राइट। तो अगर आपको होमोजाइगस प्योर लाइन बनानी है तो मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड होना चाहिए। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, लिख लिया आपने? ये मैम। इतनी जल्दी लिखते कैसे हो? सुनते हो या लिखते ही हो सिर्फ? बस बताओ। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। आइए अब हम जाते हैं इसी टेबल पे, इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले समझते हैं इन ब्रीडिंग क्या होती है, वैसे देख के क्या पता चलता है इन ब्रीडिंग में होता क्या होगा? सेम ब्रीड में सेम ब्रीड में रिप्रोडक्शन कराते रहेंगे, मतलब भाई बहनों के बीच में रिप्रोडक्शन वाली बात हो जाएगी, है ना। यस मैम। ना तो देखो, इनब्रीडिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, एक ही स्पीशीज की बात कर रहे हैं, स्पीशीज मत बदलना, ठीक है। तो मान लो एक ब्रीड 1 है, एक ब्रीड 2 है, देखो एक ही स्पीशीज है ना, डॉग की स्पीशीज है लेकिन ब्रीड अलग है, मैंने कॉमन रखने के लिए दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग है, ओ ओ ओ, चलो मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसे बिठा दो, सिंपली से देखते हैं। पहला वाला एक ब्रीड है, ये उसके इंडिविजुअल्स है। तुमको पेडिग्री थोड़ा थोड़ा याद है हम कैसे बनाते थे, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस बनाते थे, यस मैम। उनके नीचे उनके बच्चे बनाते थे। हम इसमें मेल और फीमेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्रॉस बना रहे हैं, ठीक है। बना दिए 4 बच्चे। अब मान लो क्या हुआ, ब्रीडिंग होगी इन्हीं 4 बच्चों में से 2 में, भाई बहन में ही होगी देखा जाए तो, है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं थोड़े टाइम के बाद इनमें भी ब्रीडिंग होगी, लेट्स से इनमें ब्रीडिंग होगी, फिर आगे इनके बच्चे जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता चला जा रहा है, कितनी जनरेशन जा रहा है, लगभग
4 to 6. 4. हाँ 4 to 6 जनरेशन तक जब ब्रीडिंग इसी तरीके से चलती जाएगी तो ऐसी वाली ब्रीडिंग को हम क्या बुलाएंगे? Inbreeding. इनब्रीडिंग। क्लियर? तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इज स्पीशी भी सेम होनी चाहिए, ब्रीड भी सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूं स्पीशीज सेम और ब्रीड सेम। क्लियर? ठीक है, दिस इज अ सिंपल इनब्रीडिंग। सो विद इन सेम ब्रीड रिप्रोडक्शन अकर होना चाहिए एंड इंडिविजुअल आर रिलेटेड टू ईच अदर 4 to 6 जनरेशन तक। देखो ना, अगर आप देखो कहीं ना कहीं जाके इंडिविजुअल एक दूसरे से मिल तो जाएंगे। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, मान लो कि ये जो इंडिविजुअल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे ये इंडिविजुअल्स है, खुद सोच के खुद बताना, सोच के ये ए है इंडिविजुअल और ये बी इंडिविजुअल है। ए और बी इंडिविजुअल में क्या चीज कॉमन है? Ancestor. उनके एंसेस्टर। कौन सी लाइन के? वाइट वाले. व्हाइट वाले तो कॉमन है और ये वाले भी तो कॉमन है ना, इसके कॉमन एंसेस्टर है रिसेंट वाले, ये भी तो कॉमन है ना एंसेस्टर, यस. राइट? सो आपको करना कुछ नहीं होता, पीछे के एंसेस्टर देखने होते। तो जब जो इस चीज को स्टडी करता है ना, वो इसका पूरा डेटा रखता है अपने पास, क्योंकि ये ह्यूमन जेनरेटेड स्पीशीज है ना, तो स्पीशीज जेनरेट होती है और उनके पास डेटा होता है, तो वो चेक करते हैं। अब इनब्रीडिंग करने का फायदा क्या और नुकसान क्या है, ये बता दो। इनब्रीडिंग में न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे. न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास ये जितने भी थे, लेट्स से ये मेरी मेल था, ये मेरा फीमेल था, फीमेल मेरे पास थी हाई मिल्क वाली, हाई यील्ड वाली, और जो मेल था मेरे पास वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये तो अच्छा फीचर है ना। दैट Yeah, मीन्स कि बेटा इतनी जनरेशन के बाद ये जो मेरे पास ए और बी आए हैं, ये भी हाई यील्ड एंड स्ट्रॉन्ग है ना। तो मतलब जो फीचर था फैमिली में वही फीचर रह गया ना, उसमें कोई मिक्स मैच नहीं हुआ, राइट? तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है कि मैं चाहती थी कि इसके जो पुराने एंसेस्टर थे वो अच्छा दूध बनाते थे, आज भी ये अच्छा दूध बनाते, तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो ये इसका प्रो है। इट मेक होमोजाइगस फॉर सुपीरियर कैरेक्टर, कि जो भी सुपीरियर कैरेक्टर है, देखो फॉर एग्जाम्पल इधर देखो सारे, ये एक जनरेशन है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ध्यान से देखना, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये। अगर ये फर्स्ट जनरेशन है, ये उसकी सेकेंड जनरेशन है, बेटा सेकेंड जनरेशन में कितने बच्चे हैं? 4. जरूरी थोड़ी 4 के 4 बच्चों में हाई यील्डिंग वैरायटी हो या स्ट्रॉन्ग हो, पॉसिबल है ना कि ना हो। Yeah, मैम. लेकिन हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? हाई यील्डिंग और स्ट्रॉन्ग. हाँ, तो हम हाई यील्डिंग वाले को स्ट्रॉन्ग करते करते आगे लेके जा रहे हैं ना। तो इनब्रीडिंग का फायदा क्या है कि अगर मैं अपनी पसंद से क्रॉसिंग करा रही हूँ, तो जो भी सुपीरियर क्वालिटी वाला है मैं उसे उठा के ही आगे क्रॉसिंग करा रही हूँ। ये इनब्रीडिंग का फायदा है कि अगर सुपीरियर क्वालिटी के माँ बाप थे, तो आगे जितनी जनरेशन आ रही है मैं सुपीरियर क्वालिटी की रख रही हूँ। तो ये उसका प्रॉफिट है, दैट इट मेक्स होमोजाइगस फॉर सुपीरियर कैरेक्टर। सुपीरियर कैरेक्टर का मतलब है अच्छी क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट बनना, और होमोजाइगस मतलब कोई मिक्सिंग नहीं होगी। इनब्रीडिंग हो रही है ना, तो बाहर से कोई जीन नहीं आ रहा, सुपीरियर ही रहेगा। तो ये इसका क्या है? एडवांटेज। ये देन व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज? आपने पढ़ा है प्लांट के केस में इनब्रीडिंग, ऑटोगैमी हम पढ़ते थे। ऑटोगैमी क्या था? मैम जिसमें हम सेम फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं। और प्लांट कौन सा होता है, सेम है डिफरेंट? मैम सेम। हाँ, सेम प्लांट सेम फ्लावर, और उसके ऊपर आके गिर जाते हैं पोलन ग्रेन, है ना। तो इसका नुकसान क्या था? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को कोई बीमारियां है ना, जैसे इनकी फैमिली में कोई रिसेसिव जीन है बीमारी का, अगर आप बार बार आपस में क्रॉस कराओगे ना भाई बहन को, तो रिसेसिव जीन जाग जाता है। इसलिए ह्यूमन के केस में वर्ड भी किया जाता है कि इनब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई छुपी हुई बीमारी है ना, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल मेरे में कोई छुपी हुई बीमारी है, और अगर मेरे कजन ब्रदर है उसमें भी वो छुपी हुई बीमारी का जीन है, रिसेसिव जीन है ना, लेकिन अगर हम दोनों की शादी होगी तो ये रिसेसिव जीन मेरे से मेरे बच्चे को जा सकता है, और कजन से भी बच्चे को जा सकता है। तो रिसेसिव साथ में आएंगे तो डिजीज हो जाएगी। तो ये जो छुपे हुए जीन होते हैं ना बीमारी के, वो जाग जाते हैं इनब्रीडिंग में। तो ये इसका ड्रॉबैक है, द कॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है इसकी वजह से अल्टीमेटली फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसका क्या मतलब है
कि मैं इनब्रीडिंग करती चली जाऊं, लेकिन बाद में मुझे पता चल रहा है ए और बी ना की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है ना, बेबी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, वो कम हो गई है। हर बार रिप्रोडक्शन में बेबी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कैन लीड टू रिड्यूस फर्टिलिटी, ये इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज है। समझ आया? ये मैम। ये आएंगे भर भर के क्वेश्चन, क्लियर? अगर इनब्रीडिंग करते हैं तो आउटक्रॉस कर दे, उसके बाद आगे करते हैं। देखो वापस से उसी चार्ट पे आ रही हूँ। इनब्रीडिंग हो गया, अब इनब्रीडिंग के बाद हम आउटक्रॉसिंग कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर भाई बहन के साथ जो ब्रीडिंग हो रही है, प्लांट और एनिमल में ये सब होता नहीं है ना, सिर्फ ह्यूमन में होता है एथिकल, ठीक है। तो अगर भाई बहन की जो ब्रीडिंग थी इन ब्रीडिंग, उसके अलावा जितनी टाइप की ब्रीडिंग है ना, वो सब आउट ब्रीडिंग है, ठीक है। तो जो बिल्कुल क्लोज वाली थी वो इन ब्रीडिंग थी, उसके अलावा जो भी तुम पढ़ोगे सब आउट ब्रीडिंग की टाइप्स है। तो एक होता है आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस क्या होता है वो समझते हैं। क्लियर इतना चल रहा है दिमाग में? ये यस मैम। मैम। तो बताओ सुपर ओवुलेशन क्या होता है? मैम प्रोडक्शन ऑफ मैनी एग्स, ऑलमोस्ट 6 to 8। वेरी गुड, शाबाश। और इसके लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? SSH. FSH। वेरी, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? MOET। MOAT, स्टैंड फॉर? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। चलो वी हैव 7 मिनट्स, इसको खत्म करते हैं। देखो आउट ब्रीडिंग के अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं आउट क्रॉस। अब मान लो किसी वैरायटी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है, मैं उसको हटाना चाहती हूँ, मैं एक क्रॉस में उसको हटा सकती हूँ। तो आउट क्रॉस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जिसको क्वेश्चन आता है नीट में? एडवांटेज है इट इज यूज टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी गिरी थी उसको ठीक कर देता है। अब करते क्या है? कुछ नहीं, रेदर देन भाई बहनों में आप दूर के कजन्स में क्रॉस करा दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये चल रहा है 4 to 6 जनरेशन से चला, मेरे पास ये बच्चे आ गए ए एंड बी सी। ए बी सी को आपस में क्रॉस कराने की जगह किसी दूर के रिश्तेदार से क्रॉस करा दो। ये दिख रहा है तुमको? ये तो देखो इनके तो कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं हुए ना, कितने दूर दूर हो गया ना ये ये और मैम। ये और ये भाई बहन है ना, ये सारे आपस में भाई बहन है। उसके बाद यहाँ पे 4 to 6 जनरेशन तक नए जनरेशन आई है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं, इनकी अलग अलग फैमिली है। लेकिन तुम पीछे जाओ और दूर के रिश्तेदारों के बीच में रिप्रोडक्शन करा दो, तो हम इसको कहते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में होता क्या है? स्पीशीज कौन सी है? स्पीशीज सेम, ठीक है। इसमें ब्रीड भी सेम होती है, सेम होती है ना। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? पीछे भी तो मैंने ये लिखा था, तो डिफरेंस क्या है इसमें? कॉमन एंसेस्टर नहीं है। नो कॉमन एंसेस्टर कितनी जनरेशन के लिए? एक टाइम पे तो है ना कॉमन एंसेस्टर, 4 to 6 जनरेशन अप तक। टू यस 4 to 6 जनरेशन। तो 4 to 6 जनरेशन तक अपने कॉमन एंसेस्टर नहीं पता लगा पाएंगे, उसके बाद कोई होंगे। तब अगर हम ऐसे को क्रॉस करा देना तो उन्हें हम कहते हैं आउट क्रॉस। ये मैम। सोना नहीं है, उड़ जा। दवाई ले रही है तू? ये मैम। दर्द हो रही है इसमें? ये मैम। तो ज्यादा स्क्रीन इसके बाद यूज मत करियो, बस क्लास में पढ़ियो, ठीक है। ये मैम। ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, जब तक तेरी आंख ठीक हो जाएगी ना तब इसके नोट्स बना लियो, अभी रहने दियो, ओके। ये मैम। ऐसे और बीमार ना हो जियो, है ना। और बच्ची निकल गई हमारी, ठीक है। तो पहला था हमारा इनब्रीडिंग, दूसरा था हमारा आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, आउट क्रॉस राइट। और तीसरा वहां लिखा है चार्ट, अच्छा चार्ट नहीं बनाया, चलो कोई ना। आओ फिर लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, फिर इसको सम अप करते हैं। हमें अब 11th वाला वाइवा खेलना है, चलो ट्राई दिस। अभी इसका थोड़ा बेसिक बनेगा ना, फिर इसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी हम उस पार्ट पे पहुंचे नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि नीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसने 2022 से डाले हैं ना, तो हमारे पास अभी इतने क्वेश्चंस का बैंक ही नहीं है ना। चलो बताओ इसका आंसर। ओह सॉरी, मैं कैमरा बंद करना भूल गई।
या द मेजर कॉन्फ्लिक्ट, है ना? क्या आंसर होना है इसका? ए है या डी है? और कोई ट्राई करना चाहेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बस सेजल, पूजा, तान्या, नेहा, निजू, सूर्यांश, और कोई नहीं? कितने बच्चे हमारी क्लास में? मेरे तो फोन में कम दिखाई देते हैं बेटा, ये हमने डिस्कार्ड करना है अब। तो दिखते कम है इसमें। कितने? आर्यन आ गया है। 21। मेरे फोन में पता नहीं क्यों कम दिखाता है। बस इतने से आंसर, एक दो तो चलो मैं मान लू ना अभी दे। बाकी भूमिका इज हियर। बाकी चलो ओके जी। आंसर ए और डी में कंफ्यूजन है सबको? ये मैम। देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत ढूंढनी है। तो इनब्रीडिंग हेल्प इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। इनब्रीडिंग इसमें हमें मदद करता है? यो मैम। करता है कि नहीं करता है? इनब्रीडिंग का पर्पस क्या था? करता है प्योर मैम। में। अच्छा चलो नीचे करते हैं इसको, ये इसमें कंफ्यूजन है। बी, इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, इंक्रीज करता है होमोजाइगोसिटी? ये मैम। यस Yeah, मैम। ma'am. Yeah, इट ma'am. इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल्स, सही बात है? ये मैम। प्योर लाइन का मतलब क्या Yeah, होता ma'am. है? अपने पर्टिकुलर फीचर को उसने फिक्स कर लिया कि इस जनरेशन में है ही है। मतलब कि अच्छी हाइट, हाइट टॉल हो, ये जीन इस जनरेशन में है। दोनों जीन इसको पेरेंट से बड़ी हाइट के ही मिले हैं, है ना? तो इनब्रीडिंग हेल्प्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, कि जो भी सुपीरियर जीन है, सुपीरियर जीन का यही तो मतलब है अच्छा फीचर। तो एक टॉल हाइट होना एक अच्छा फीचर था उस प्लांट के लिए। तो इस सुपीरियर जो भी जीन है इसकी अक्यूमुलेशन में मदद की इनब्रीडिंग में, और एलिमिनेट कर देता है अनडिजायरेबल जीन। जो भी अनडिजायरेबल जीन है उसकी एलिमिनेशन में मदद कर देता है ना, कि नहीं? देखो, इनब्रीडिंग हमारी सिर्फ मदद करता है, इनब्रीडिंग खुद से थोड़ी करता है। उस पर तो डिसाइड हम करते हैं ना। जैसे अगर इनब्रीडिंग हो गया है ना, किसी ने रिप्रोड्यूस किया, क्लोजली रिलेटिव है, ए और बी जनरेशन जो बनी है अब इनब्रीडिंग से बनी है, ठीक है? तो इनके पास अच्छे फीचर है, सुपीरियर फीचर है इनके पास। तो ये सुपीरियर फीचर इनमें कैसे आए? क्योंकि इसके पीछे की जनरेशन है बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग हुए हैं। तो इनब्रीडिंग की वजह से हमें मदद होगी ना कि हम ऐसे फीचर को ढूंढ ले जो सुपीरियर हो। सारे सुपीरियर जिन इस जनरेशन में आ गए। तो बात समझ आई? ये मैम। Yeah, ma'am. बता ये नहीं? ठीक है, तो इनब्रीडिंग क्या करता है? प्योर लाइन को जनरेट करने में मदद करता है ना, तो सुपीरियर फीचर को जनरेट करने में मदद करता है। और इसी की वजह से जो सुपीरियर फीचर नहीं आते हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं ना। देखो, वो हेल्प करता है, खुद से वो कुछ नहीं कर रहा। वो भी बना रहा है जिनको बीमारी होगी, और वो भी बना रहा है जो सुपीरियर है। हम सुपीरियर सिलेक्ट कर रहे हैं, बीमारी वाले को छोड़ देंगे, राइट? अनटिल और अनलेस एक टाइम आएगा जब सबको बीमारी होने लग जाए, तब हमें इनब्रीडिंग रोकना पड़ेगा, है ना? तो इनब्रीडिंग हेल्प्स इन accumulation of superior gene and elimination of undesirable gene। तो आंसर वुड बी करेक्ट। ये वाला करेक्ट हो गया। हमें ढूंढना इनकरेक्ट। इनब्रीडिंग सिलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन, वो सिलेक्ट नहीं करता हार्मफुल रिसेसिव जीन। इनब्रीडिंग की वजह से किसी किसी जनरेशन में वो दिखने लग जाते हैं। दैट अल्टीमेटली रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये बात सही है, एंड में फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन इनब्रीडिंग सिलेक्ट नहीं करता। वो अपने आप धीरे धीरे किसी जनरेशन में दिखने लग जाते हैं। समझ आई? ये मैम। Yeah. ओके चलो डिस्कार्ड ही करते हैं यार इसको। तो चलो ये यार मैं इसको ट्रांसफर करके ओपन बोर्ड में भेजने की कोशिश करती हूँ। आज पता नहीं क्यों ये चल नहीं रहा है।